Morning, student. Very warm welcome in प्राची फाउंडेशन. एंड स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं द फ्रेज एंड द क्लॉज. एंड दिस इज आवर चैप्टर नंबर, लेक्चर नंबर 4. ठीक है. ग्रामर की बच्चों एक सीरीज स्टार्ट हुई है. ठीक है. तो उसी सीरीज का ये 4th लेक्चर है. और अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो एक प्लेलिस्ट खुलेगी आपकी, तो उसमें सारे ग्रामर के जो चैप्टर है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको मिलेंगे. तो इसी सीरीज का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द फ्रेज एंड द क्लॉज. स्टूडेंट, वैसे ये बहुत इजी है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं, और उन्हीं की एक रिक्वेस्ट पे ये वीडियो जो है आज शूट किया जा रहा है. आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा. कोई बच्चों आपके डाउट हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेल दिया गया है, आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. हालांकि बच्चों के जो कमेंट सेक्शन है वो डिसेबल किया जाता है यूट्यूब के थ्रू, तो आप मेल भी कर सकते हो. तो बच्चों देखो, एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर. सेंटेंस नहीं, यानी ग्रुप में कुछ वर्ड लिखे हैं मैंने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, इन अ कॉर्नर. तो यहाँ पर क्या हो रहा है इसके साथ कि इट मेक्स अ सेंस. ठीक है, कि इसका अर्थ तो है, सेंस यानी इसका एक मीनिंग है, अर्थ है, बट नॉट कंप्लीट सेंस. लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, पूर्ण अर्थ नहीं है. ठीक है. तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड, तो इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं कि जिनका सेंस तो होता है, जिनका अर्थ तो है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड अ फ्रेज. समझ में आया आपको? हमने जब सेंटेंस आपने देखा होगा इससे पहले लेक्चर्स, तो उसमें था क्या था, उसमें सेंटेंस की डेफिनेशन दी गई थी. तो जहां पर आप समझ गए होंगे कि ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस, वहां पर मैंने कंप्लीट सेंस लिखा, लेकिन यहाँ पर मैंने इससे आगे कंप्लीट के आगे क्या लिखा, नॉट. तो यहाँ पर सेंटेंस का, इस ग्रुप ऑफ वर्ड का अर्थ तो है, लेकिन कंप्लीट नहीं है. समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल, अब नीचे जो सेंटेंस दिए गए हैं, तो जो वर्ड मैंने रेड में लिखे हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है. द सन राइजेस इन द ईस्ट. हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल. आपने छोटे जब बच्चे होंगे, आप और छोटे प्ले ग्रुप में जाते होंगे, तो आपके टीचर्स ने आपको सुनाई होगी. ठीक है, आपने टीवी में देखी होगी, शो मी हाउ टू डू इट. ठीक है. तो ये सारी चीजें क्या है, इन द ईस्ट, ऑन अ वॉल, हाउ टू डू इट, ये सारी की सारी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ क्या, फ्रेज. समझ में आए कि इसका अर्थ तो है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट, अ क्लॉज. क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो क्लॉज क्या है, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा सब्जेक्ट और मिलेगा वर्ब. जैसे ही लाफ्ड, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है बच्चों, वर्ब. द गेस्ट अराइव्ड. ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो आप बोलोगे कि मैम फिर फ्रेज एंड क्लॉज में क्या डिफरेंस है. ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और जितना डिटेल से, मैं हमेशा बोलती हूँ डिटेल से पढ़ना है आपको. जितना डिटेल से पढ़ोगे उतना अच्छे से आपको क्लियर होगा. ठीक है. तो चलो ये देखो, डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज. अ फ्रेज, पीछे जो हमने लिखा, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. कि फ्रेज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड है, लेकिन इसके पास ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही वर्ब होता है. और क्लॉज क्या है, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसके पास क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है एंड वर्ब भी होता है. समझ में आया? बीच में आप स्क्रीन पॉज कर लेना, इसको लिख लेना.
आगे हम इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फ्रेज ऑन अ टेबल, अंडर द ट्री, और क्लॉज में हमने पीछे भी पढ़ा था ही लाफ्ड, द गेस्ट अराइव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये सारे एग्जाम्पल है किसके, फ्रेज एंड क्लॉज के, जो कि आपको इन दोनों के बीच में क्या मेन डिफरेंस है वो बताने के लिए काफी है। ठीक है बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, बोथ द क्लॉज एंड द फ्रेज मे एग्जिस्ट विद इन अ सेंटेंस, विद इन अ सेंटेंस, कि क्लॉज एंड फ्रेज हो सकता है एक ही सेंटेंस में दोनों आपको देखने को मिले। कैसे, चले आगे ये क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। अब मुझे बताओ ये क्या है, ही इज स्लीपिंग, और मुझे आप ये बताओ ऑन द बेड ये क्या है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, आपने अंदाजा क्या, आपने समझ के बता दिया होगा कि ये क्या है। देखो, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, ही इज स्लीपिंग इज अ क्लॉज, बिकॉज इसका रीजन क्या है, कोई भी चीज रटने में नहीं अपने को यूज करना है, बिकॉज इसका रीजन क्या है, इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। समझ गए आप। ऑन द अदर हैंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, ऑन द बेड इज अ, क्या है ये बच्चों, फ्रेज। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्या है ये, फ्रेज। बिकॉज, क्यों, इसका भी रीजन है, इट लैक्स बोथ द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, बट जस्ट इसका अपोजिट, कि इसके पास ना तो सब्जेक्ट है और ना ही इसके पास वर्ब है। समझ में आया आपको। कुछ इसके एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है, ताकि और अच्छे से आप लोग को ये जो है वो क्लियर हो जाए। अब इसमें आप बताना मुझे कि इसमें कौन सा क्लॉज है और कौन सा इसमें जो है वो ऑन द, ऐसे आप खुद से भी एग्जाम्पल जो है वो तैयार कर सकते हो। द कैट इज अंडर द टेबल, she is drawing a map on the wall। ठीक है बच्चों, काफी है इतना। तो यहाँ पर she is standing, ये क्या है, ये क्लॉज है। ऑन द रूफ ये क्या है, फ्रेज है। ठीक है, द कैट इज स्लीपिंग, क्लॉज। ठीक है, अंडर द टेबल, फ्रेज। शी इज ड्रॉइंग अ मैप, क्या है, क्लॉज है। ऑन द वॉल ये सब क्या है, ये हमारा फ्रेज। समझ में आया आपको। तो इस जो हमारा डिफरेंस है, तो पहले क्या कर लेते बच्चों, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अ क्लॉज हैज बोथ, अ क्लॉज ये जो क्लॉज है हैज बोथ सब्जेक्ट एंड अ ऑब्जेक्ट, या फिर क्या बोल सकते हैं, वर्ब भी आता है ना उसमें। तो थोड़ा सा इसमें आगे चलते हैं कि जो क्लॉज है, अब थोड़ा सा इसमें ऐसे लिख रही हूं मैं, हैज बोथ सब्जेक्ट एंड अ ऑब्जेक्ट, it can stand alone as a complete sense because it gives a complete meaning, it gives a complete
मीनिंग, कि क्लॉज के पास अपना सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है यानी प्रिडिकेट भी है, और ये अगर अकेला भी रहेगा सेंटेंस में तो भी इसका एक मीनिंग होगा। इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर के सेंटेंस में देखा था। कौन सा सेंटेंस देखा था? बहुत सारे देखा था। कौन सा? ही इज या शी इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, या ही अगर हम इतना भी लिखे ही इज शी इज स्टैंडिंग तो भी ये क्या है? कंप्लीट मीनिंग है, समझ जाएगा वो खड़ी है। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ इतना भी ले, द कैट इज स्लीपिंग, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। ठीक है, शी इज ड्राइंग अ मैप, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है। बट अगर हम ऑन द अदर हैंड फ्रेज लेते हैं, पी यानी समझ जाना बच्चों मैं क्या लिख रही हूँ, या पूरा ही लिख देती हूँ। फ्रेज, अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड अलोन, ये अकेला खड़ा नहीं रह सकता एज अ कंप्लीट सेंटेंस। अ फ्रेज कैन नॉट स्टैंड, ठीक है, कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, इट थोड़ा सा लिख लेते, इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, जैसे ऊपर के हमने सेंटेंसेस देखे थे, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ऑन द रूफ, तो अगर हम सिर्फ इतना ही लिखें तो ऑन द रूफ कैन नॉट स्टैंड एज अलोन सेंटेंस एज इट डज नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। तो अगर हम इसको सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो क्लॉज होता है वो हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, लेकिन जो फ्रेज होता है वो कंप्लीट मीनिंग हमको नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आप और नोट डाउन कर लो कि अ सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वन क्लॉज। जैसे कि हमने पीछे लिखा था, ही लाफ्ड, ही लाफ्ड। ठीक है, ये एक सेंटेंस भी है और बट इट इज ऑल्सो वन क्लॉज। ये सेंटेंस भी है एंड इट इज ऑल्सो वन क्लॉज। और कुछ ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। सम सेंटेंस में हैव मोर देन वन क्लॉज, कुछ सेंटेंसेस जैसे ये भी लिख ही लो आप। सम सेंटेंस may have more than one clause, जैसे I waited for him but he didn't come। तो यहाँ पर दो क्लॉज यूज हुए हैं, ये फर्स्ट एंड बट आएगा यहाँ पर, बट ही डिडंट कम। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर वन क्लॉज यूज होता है, लेकिन कई सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आप दो सेंटेंस यूज यानी दो सेंटेंस यानी मोर देन टू क्लॉज यूज होते हैं, 1 2। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो आई होप बच्चों ये जो वीडियो है आप लोग को समझ में आया होगा। कोई डाउट क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट डाउन कर लेना, बहुत ईजी है। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है।